आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल विद्यार्थी माइंडसेट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो भारतीय संविधान और एक ओवरऑल संविधान का बेसिक। ठीक है, दोनों अलग हैं। हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो इन चार टॉपिक पर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाकी के बच्चे फर्दर 6 टॉपिक्स हैं उनको हम अगली किसी वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिससे वीडियो शॉर्ट हो और आप अच्छे से कंसंट्रेटेडली इस लेक्चर को सुन सकें। मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा वो आपको लिखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टाइलर काम नहीं कर रहा है, स्टाइलस काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहिए क्यों? ठीक है, चाहिए क्यों? एक शॉर्ट क्वेश्चन कि हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करा तो क्यों करा? देखिए, क्या है कि पहले की व्यवस्थाएं जो थी, राजतंत्र, समांतवाद, कुलीन तंत्र, बहुत सारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं पुराने टाइम से ही, मानव की हिस्ट्री में बहुत सारे शासन आए हैं अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वहाँ पर जो अंतर है, वहाँ का अंतर ये है कि वहाँ पर जो है कोई भी पब्लिक की कंसेंट से कानून नहीं बनते थे। ठीक है, दूसरा, किसी भी प्रकार से कानून बनाया जाता था, एक मनमानी तरीके से कानून बनाया जाता था। जो शासक को चुनने में पब्लिक की क्या थी, सहमति नहीं होती थी। वहाँ अनुवांशिक रूप से रहते थे या कुछ वंशीय आधार पर कुछ लोगों को चुन लिया जाता था मंत्री के रूप में, राजा के रूप में। ठीक है, तो इस वजह से जब आगे जैसे जैसे आगे का टाइम आया, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो उसमें क्या होता है कि विश्व इतिहास में एक व्यवस्था जो एक तरीके से एक नई व्यवस्था को हल्के हल्के मतलब मूव मिला, वो थी लोकतांत्रिक। मतलब हमने हल्के हल्के शिफ्ट होना चालू करा लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर। हालांकि पूरी तरह से ये आगे आके हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमने तरफ शिफ्ट होना चालू करा। जैसे हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर शिफ्ट होना चालू करा, तो वहाँ पर क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण जो लोकतंत्र का जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि शासक जो है शासितों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, मतलब जिस पर शासन हो रहा है, ठीक है, और जो शासन कर रहा है, जो शासन हो रहा है जिस पर, वो सहमति देगा कि कौन हम पर शासन करेगा। तो उस केस में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, जिससे क्या हो कि ये समझ में आए कि इसमें सारी व्यवस्थाएं ऐसी हों कि लिख दी जाएं कि भाई शासक जो है कैसे चुने जाएंगे, शासित कौन होंगे, मतलब कौन वोटर होंगे, कौन जनप्रतिनिधि होंगे, कैसे चुने जाएंगे, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या उनका क्राइटेरिया होगा। ये सब चीज़ें जो है हमने ये सब चीज़ें जो है इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना ही पर्याप्त है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन होने से वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो जाता है? मैं यहाँ पर, अगर आप ये सोच रहे हो यस, तो ये बात गलत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होना सिर्फ लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता, चुनाव होना सिर्फ लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन हो तो वहाँ पर लोकतंत्र होगा, संविधान हो तो लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र होने का पहला जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए, जो मतलब एक तो जनता द्वारा उसके शासक, जो शासित लोग शासक कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं लोग, उनको चुना जाए। दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, संविधानवाद। संविधानवाद, संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता, लेकिन संविधानवाद होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? संविधानवाद और संविधान में, संविधानवाद क्या होता है ये समझ लो पहले। संविधानवाद क्या होता है कि संविधानवाद में ये होता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, संविधानवाद में वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो संविधान के अनुसार चलेगी। मान लो हमने संविधान में बड़ी बड़ी बातें कर दी कि भाई शासक कैसे चुने जाएंगे, ऐसा पक्षपात नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन वो सब चीज़ हो रही है वहाँ पर। जैसे अभी अभी हाल फिलहाल में नेपाल में हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो शासक थे वो भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके जो लड़के थे, जो उनकी जनरेशन थी, वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे और लोगों को उपेक्षित फील हो रहा था। तो संविधान तो था, लेकिन क्या वहाँ पर संविधान होने से क्या लोकतंत्र स्थापित हो गया? नहीं। तो जो शासक हैं वो संविधान के अनुसार जब चलेंगे, जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार कानून बनेंगे, तो ही लोकतंत्र माना जाएगा वहाँ पर। ठीक है,
इसको बोलते हैं संविधानवाद। संविधान होना एक अलग चीज़ है, संविधानवाद होना मतलब कि सरकार वहाँ की संविधान की रिस्पेक्ट कर रही है, वहाँ की संविधान में लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास ये है कि सरकार जो है संविधान के अनुसार चलेगी। इसको हम लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण क्राइटेरिया या महत्वपूर्ण जरूरत समझते हैं कि संविधान का पालन किया जाए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद याद रखे रहेगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि आगे का पॉइंट देखते हैं कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मान लो कि एक देश का शासन चल रहा है, देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार है, ठीक है। फिर सरकार के 3-4 अंग हैं, जैसे मान लो कार्यपालिका हो गया, ठीक है, पहला कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, ठीक है, संसद जिसको बोला जाता है, ठीक है, और तीसरा जो है जुडिशियरी हो गया, ठीक है, चौथा हम कंसिडर करते हैं ये मीडिया को, ठीक है, और नौकरशाही होती है फिर, ठीक है, फिर आगे जाकर क्या कहते हैं विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की मतलब जो अलग अलग स्ट्रक्चर में, चाहे पीएसयू हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए एक रूल बेसिक बना दिया जाए कि इन रूल के अकॉर्डिंग ही आपको शासन चलाना है, ठीक है। तो जो संविधान होता है वो क्या होता है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, लिखिए आप, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार कैसे चलेगी, उस देश का प्रशासन कैसे चलेगा, और उस देश की सरकार उस संविधान में लिखी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलती है। तो संविधान एक बेसिक दस्तावेज और सर्वोच्च लॉ होता है जो ये निर्धारित करता है कि कानून कैसे बनेंगे, सरकार कैसे चलेगी, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, किसको कैसे हम सजा दे सकते हैं, किसी अपराधी को कैसे उसकी हेयरिंग होगी वो कैसे होगी कोर्ट में, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। उस फंडामेंटल रूल्स है, जो ओरिजिनल रूल्स है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल लॉ है, मतलब ओरिजिनल लॉ प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद संसद जो है इसके ऊपर इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार कानून बनाती जाती है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ये बता देता है कि भाई सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ठीक है। और इसमें इसमें हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, हमें कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान में भाग 3 में याद रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 में क्या है, ये लिख दिया गया है कि भाई हमारे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। जब हम मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ड्यूटीज के बारे में कहाँ लिखा गया, यहाँ पे ध्यान रखना, भाग 3 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जिसका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, ठीक है। आर्टिकल 13 के तहत वो जो ऐसा कोई कानून बनेगा तो उसको न्यायपालिका रद्द कर देगी, ठीक है, ये कहा गया। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ये चीज़ें एक एक करके। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, यहाँ ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल रूप से जब संविधान बना था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल रूप से था, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारे मूल रूप से नहीं थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हमने बाद में जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा 51A आर्टिकल में, ठीक है, पहले 10 जोड़े थे, फिर हमने आगे क्या करा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा और 11 हो गए फिर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ पूछ ली जाती है डायरेक्ट, ठीक है। और तो हमें क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, और बेसिक रूल बुक है ये हमारी, जिसके अनुसार हमारा शासन चलेगा, हमारा प्रशासन चलेगा, हमारी सरकार चलेगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित करता है, ठीक है। आशा करता हूँ मैं ये जो पीपीटी में जो आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों, और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों, मतलब होता क्या है, ये आपको इस पीपीटी से समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। और जो मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित और मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जब हमने संविधान बना लिया, किसी भी चीज़ को हम जब फॉर्म करते हैं, जब कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके उद्देश्य होते हैं। आप जस्ट ये सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत आप इससे भी समझ सकते हो। मान लो आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, ठीक है, क्रिकेट में क्या हो रहा है भाई, मान लो एम्पायर को ये दे दिया जाए हक, एम्पायर मीन्स हमारी सरकार, ठीक है, वहाँ एम्पायर यहाँ सरकार, ठीक है। तो एम्पायर को दे दिया जाए आप खुद रूल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप फील्ड पे अपने अनुसार मतलब किसी को आउट दे सकते हो, किसी को मतलब छक्का दे सकते हो, किसी को चौका दे सकते हो, तो वहां पर एम्पायर के अधिकार में हो जाएगा। तो यहाँ डिक्टेटरशिप आ जाएगी।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वहाँ पर रूल बनाया जाए तो वो रूल बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें डायरेक्ट ही मेंशन कर रखा है कि सरकार ऐसे किसी को ये चीज़ मतलब सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगी, इक्वलिटी ऐसी होगी, ऐसे लॉस बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते, ऐसे रूल्स बन सकते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित कर देता है। उसके बाद जो है संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। और अगर कोई कानून ऐसा होता है जो संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है तो वो क्या करती है, न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है आर्टिकल 137 और आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, 13 में क्या है कि अगर 13 और 137 में अंतर है। 13 में क्या है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है तो रद्द होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम 32 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 137 में क्या है कि अगर कोई ओवरऑल आर्टिकल भी, अगर कोई मौलिक अधिकार से हटके भी कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई ऐसा कानून है जो किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करता है या उसकी मूल संरचना को प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, वो प्रभावित होती है, तो उस किसी भी प्रकार से, चाहे वो मौलिक अधिकार में लिखे हो, मौलिक अधिकार को इम्पैक्ट कर रहा हो नहीं, तो आर्टिकल 137 के तहत उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा। कौन? न्यायपालिका हमारी। ठीक है, तो यहाँ हमने अब ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या है, इससे ही समझ में आता है। ठीक है, क्या है? यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना। अब आप जरा ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी और इंटीग्रिटी कैसे बनाता है। देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे सहमति दी। ठीक है, हमने कहा कि ये जो फंडामेंटल बुक है, इसमें जो रूल लिखे हैं, जिन्होंने लिखे हैं, वो सारी आबादी पर लागू होंगे। मान लो हमारी संविधान सभा जब बनी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे 389 सदस्य थे ओनली। ठीक है, और उन्होंने उस समय पर 17 करोड़ लोगों के लिए संविधान बनाया था। ठीक है, तो 389 लोगों ने 17 लोगों के लिए 117 करोड़ लोगों के लिए उस समय पर संविधान बनाया था, और आज 140 करोड़ लोगों पर वो संविधान लागू हो रहा है। तो कुछ ऐसा दिया होगा ना। आपको पता है हमारे जो देश में भौतिक विभिन्नताएं हैं, हमारे देश में सामाजिक भिन्नताएं हैं, कल्चरल डिफ्रेंसिएशन हैं। ठीक है, तो उन सबको समाहित करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स दिए गए जो सभी को पसंद आया। अब मैं यहाँ एक चीज़ समझाता हूँ। ए है एक व्यक्ति, एक है बी व्यक्ति। ठीक है, ए व्यक्ति को कोई रूल पसंद आ सकता है, इसके फेवर में हो सकता है। ठीक है, और बी व्यक्ति को भी कोई रूल पसंद आ सकता है, इसके फेवर में हो सकता है। हो सकता है कि जो बी व्यक्ति के लिए रूल बनाया है वो ए व्यक्ति के फेवर में ना हो और इसको लगे कि ये तो हमारे साथ अन्याय है। ठीक है, लेकिन जो ए व्यक्ति के लिए रूल बनाए गए हैं वो बी व्यक्ति को पसंद ना हो। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है। ठीक है, कि मतलब आपको, ठीक है, आपको जो ए व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा है या उनको इनजस्टिस लग रहा है कोई रूल, वो बी व्यक्ति के लिए हित में हो सकता है, और हो सकता है उनका कोई मेजर जो उनका जो डिमांड है या मेजर जो उसकी नीड है वो प्रभावित हो उस रूल को ना बनाने से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, जिसे अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, उसमें कोई भी आप जाके वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते और वहाँ पर आप नहीं रह सकते। जैसे असम हो गया, ठीक है, बोडोलैंड वगैरह ये सब, और या फिर दार्जिलिंग वगैरह। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र, मतलब जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ आप जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते, रह नहीं सकते, कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकते बिना वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या आप कह सकते हो पंचायतें हैं, ठीक है, उनसे कंसीडर करे बिना, उनसे विचार करे बिना कोई भी ऐसा व्यापार नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रूल है वो इसलिए लगाया गया क्योंकि इनकी संस्कृति को संरक्षित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों पे इनजस्टिस लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ए व्यक्ति जिनको कोई रूल पसंद आ रहा है, दूसरे बी व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन ए व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को रूल पसंद आएगा। मतलब एक दूसरे के रूल्स के जो कानून बनाए गए हैं, एक दूसरे के हित में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं संविधान में, वो एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान जो है एक उद्देश्य निर्धारित करता है यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने का। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ बताया गया है, कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जो सभी लोग जो हमारे देश में, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो साउथ में रहता हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहता हो, चाहे वो नॉर्थ में रहता हो, चाहे वेस्ट में रहता हो, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो इस पर रिस्पेक्ट करेगा। तो इससे वो यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, नागरिकों के लिए जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिबर्टी देता है, इक्वलिटी देता है। ठीक है, तो कैसे व्यवस्था करता है जस्टिस की? ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी है। इसमें आप देखोगे कि कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, फिर अवसर की समानता, ठीक है, आर्टिकल 15 में है, फिर आप किसी भी सरकारी दफ्तरों में नौकरी के लिए अवसर की समानता आप देखोगे तो वो भी आर्टिकल 16 में है। और यहाँ पर जो है धर्म, जाति, लिंग और
ये धर्म जाति लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे, ये आर्टिकल 15 में है, ठीक है। और 17 में आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये सोशल जस्टिस को प्रोवाइड, वो जस्टिस को मेंटेन कर रहा है ना। 18 में क्या है कि आप कोई भी विदेशी देश से आप कोई भी उपाधि नहीं लोगे बिना भारत सरकार या प्रेसिडेंट की सहमति के बिना, ठीक है। लिबर्टी भी 19, लिबर्टी का जो राइट टू फ्रीडम है वो 19 से 22 तक है, ये आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये जो है लिबर्टी का अधिकार जो है हमारे केस में 19 से 22 तक, तो मेंटेन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो मेंटेन कर रहा है ना, लिबर्टी इक्वलिटी ये सब। और इस पे कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो इन अधिकारों को सीमित कर दे। मैंने पहले ही बताया कि इन अधिकारों को अगर कोई कानून सीमित करेगा तो आर्टिकल 13 के तहत जो न्यायालय है उसको रद्द कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पावर को सीमित कैसे कर रहा है, मैंने बताया आपको कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता। सरकार की पावर को सीमित इस तरीके से कर रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती सरकार जो संविधान पर आधारित ना हो। संविधान की व्यवस्थाओं को मान्यता देते हुए कोई कानून बना सकती है, लेकिन उसकी मान्यताओं को हनन करते हुए या उसको सीमित करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था को कोई भी कानून नहीं बना सकता। लोकतंत्र को मेंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और आप याद रखना कि सरकार को शक्ति भी प्रोवाइड करता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करे, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए शक्ति प्रोवाइड करती है। मान लो कि कोई किसी की जमीन पर अगर कब्जा कर ले तो जो पुलिस आती है या जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो क्या करते हैं, ये सरकार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनको जिनकी जमीन पर कब्जा हुआ है उनको वो जमीन वापस दिलवाते हैं। तो सरकार ही करती है ना, तो इसको क्या करती है, सरकार को ये ताकत भी देती है, ना केवल इनकी पावर को सीमित करती है सरकार को, सरकार की पावर को ना केवल सरकार की पावर को संविधान सीमित करता है बल्कि इनको ताकत भी देता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय कर सके, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो मैंने बताई हैं चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे क्या है, संविधान के कार्य। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे उद्देश्य रहे होंगे, तो उद्देश्य हमने देखे, तो उसके कार्य क्या है, ठीक है, कार्य कैसे करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो संविधान का कार्य क्या है, पहला कार्य तो सिंपल है कि वो जो सरकार की व्यवस्था है, ठीक है, सरकार की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ रूल प्रोवाइड करेगा और ये बताएगा कि ये सरकार जो है कैसे चलेगी, ठीक है। जुडिशरी जो न्यायपालिका है कैसे काम करेगी, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका संसद कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, और मैंने बताया कि जो न्यायालय है वो कैसे काम करेगा, सब निर्धारित करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। इनका स्ट्रक्चर भी निर्धारित करता है कि ये कितने इसमें सदस्य होंगे, क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ निर्धारित करता है संविधान, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मैंने बताया अभी आपको, सेंटर और स्टेट के बीच, इसको बोलते हैं सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का जो बैलेंस करता है या बैलेंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होती है, वो व्यवस्था संघीय व्यवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। जब बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का तो उसमें क्या होता है, सेंटर संघीय व्यवस्था कहा जाता है, फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में ना, 7वीं अनुसूची, ठीक है, 3 सूचियाँ दी गई हैं 7वीं अनुसूची में संविधान की जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एक है संघ सूची, ठीक है, जिसमें 98 से 100 विषय होंगे, 98 मान लो, ठीक है। और एक है राज्य सूची, 61 विषय हैं राज्य सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची 51 विषय हैं, ठीक है। तो इन जैसे संघ सूची पे तो वही कानून बनाएगी जो संघ सरकार है, ठीक है, मोदी जी। और 61 विषय जो इसमें है राज्य सूची में, उस पर सारी राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, ठीक है, सिवाय 5 स्थितियाँ होती हैं और जब हम इस पे डिबेट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन पे तब हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है या मुख्यमंत्री की विधानसभा जो है वो कानून बना सकती है किस पे, राज्य सूची पर, ठीक है। और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सेंटर का कानून जो है ज़्यादा मान्य होता है राज्य सूची पर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, मैंने बताया कि कोई भी ऐसा कानून गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, ठीक है। नागरिकों की ड्यूटी स्पष्ट करता है, 51 में मैंने बताया कि नागरिकों की 11 ड्यूटी दी गई हैं, उनको भी ये स्पष्ट करता है कि हमारी क्या ड्यूटी है एज ए नागरिक भारत के, ठीक है। सरकार और नागरिकों के बीच रिलेशन बनाता है, बिल्कुल ये रिलेशन ही है। कैसे रिलेशन है, देखो एक तो हमने क्या करा है यहाँ पर कि सरकार को चुनने का अधिकार दिया है जनता को, ठीक है। एक हमने क्या बताया, एक हमने क्या करा है, हमने डीपीएसपी दिया है। डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें क्या करता है, डायरेक्ट ही जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे विधियां, ऐसे जैसे भूमि सुधार बनाया, उसमें क्या हुआ, बैकवर्ड क्लासेस को मजबूत करने के लिए भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया उनमें, ठीक है।
तो ये सब क्या करता है, नागरिकों के बीच रिलेशन कैसे होंगे ये बताता है, ठीक है। और भी कई प्रावधान हैं जो नागरिकों के रिलेशनशिप को और सरकार के रिलेशनशिप को कैसे चलेंगे ये बताता है, जैसे मतदान के द्वारा भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें रूल्स ऑफ लॉ यानी सब कानून के सामने बराबर हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, आर्टिकल 14 क्लियरली कहता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर कि संविधान का महत्व क्या है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को तय कर दिया, उद्देश्य बता दिए, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है, ठीक है। देश की स्थिरता और एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो हम कह दें कि कोई अपने अनुसार कैसे भी काम कर सकता है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। अगर मान लो किसी के जो ज्यादा बलशाली है वो जीत जाएगा, जो जो कमजोर है वो हार जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो क्या करता है, इसलिए जरूरी है कि सबकी पावर्स को निर्धारित कर सके। मान लो कुछ बेसिक बता भी दिया कि भाई सरकार ये है, फला ये है, ढमका ये है, ठीक है, कि संसद ये है, ठीक है। वो लेकिन ये अपने काम ही ना करें, और करेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि लोग ही तो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपस में लड़ेंगे वो। तो इसलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है कि उनके बीच बैलेंस बना रहे, उनको पता हो कि मैं जुडिशियरी हूँ, मेरी सीमा ये है, मैं इधर तक ही मैं ये कार्य करने के लिए बना हूँ यहाँ पर। और विधायिका ये समझे कि मैं इस कार्य के लिए बना हूँ, और कार्यपालिका ये समझे मैं इन कार्यों को लागू करने के लिए बना हूँ, ठीक है। और हम ये समझे कि हम नागरिक हैं, हम इनको चुनने के लिए बने हैं, और अच्छे लोगों को चुन के हम भेजने के लिए बने हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार देता है, मैंने बताया ये 12 से 35 तक हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। 19 से 22 तक हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। किसी भी विवाद को सुलझाने का आधार बनाता है, बिल्कुल। ये बताता है कि कौन सा विवाद है, उसको कैसे सुलझाया जाएगा, और किस किस तरीके की व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं उसमें। देखो, क्रिमिनल केस होते हैं, सिविल केस होते हैं, परिवार न्याय होते हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन मूल्यों को मेंटेन करेंगे, किसी को लिबर्टी देंगे, किसी को इक्वलिटी देंगे, किसी को हम जीवन का अधिकार देंगे, ठीक है, किसी को हम शोषण से मुक्ति देंगे, ठीक है, गरीबों को न्याय देंगे 39A के तहत, जब गरीबों तक हम न्याय पहुंचाएंगे आर्टिकल 39A के तहत, ठीक है। तो वो सब क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है ना, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, ठीक है। मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। ऐसी सरकार होगी जो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों द्वारा ही चलाई जाएगी। तो ये मूल्य है, एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है, लोगों के लिए कोई वर्क होगा, लोगों की सहमति से होगा, ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो ये सब हैं, ठीक है। तो इनको भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इनको प्रोटेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करा जाता है, ठीक है। और जब हम वोट देते हैं, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को या किसी सरकार को चुनने के लिए, कुछ लोगों को जब हम वोट देते हैं तो वो भी हम इससे ही उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो अभी इंडिया की पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है वो कैसी है, कि कास्टिज्म और जो जातिवाद और आप कट्टरता पे चल रही है, तो वो तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, ठीक है। पहला लेक्चर था, अब आगे देखते हैं कि हल्के हल्के अगर आपका जैसा भी रिस्पॉन्स होगा तो मैं इसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।